हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आज की हम इस वीडियो में एंडोर्समेंट की बात करने वाले हैं। वो है कंडीशनल एंडोर्समेंट की आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ये है पार्ट 2 एंडोर्समेंट का। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि इसमें समझा था एंडोर्समेंट क्या होती है, ठीक है, उसका मीनिंग, कंडीशंस, क्लासिफिकेशन। आज कंडीशनल एंडोर्समेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। फिलहाल आपको और वीडियो देखनी है इसकी तो बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट में जाके इससे और वीडियो मिल जाएगी आपको। और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उस नोट्स के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट या क्वालिफाइड एंडोर्समेंट क्या होता है। देखो, जब हम एंडोर्समेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको इंडोर्समेंट जो कर रहा है वो कभी कभार कुछ ऐसी कंडीशन लगा सकता है और अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ही वो वैलिड इंडोर्समेंट माना जाएगा। जैसे कि ए ने बी को पैसे देने थे तो ए ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बी को दिया तो बी इज द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब बी ने आगे इंडोर्समेंट कर दी सी को तो बी क्या बोला जाएगा, इंडोर्सर, जो इंडोर्सर इंडोर्समेंट कर रहा है। और ये जो इंडोर्स है, जिसको ये इंडोर्सी मिली है इसको, तो इंडोर्समेंट जिसको करा गया उसे इंडोर्सी बोले जाएगा। तो यहां पर इंडोर्सर एक कंडीशन लगा सकता है, कुछ भी कंडीशन, जिससे उसकी लायबिलिटी बच जाएगी ताकि सी उसके ऊपर केस ना कर दे। या अपनी लायबिलिटी से बचने के लिए बी कोई भी कंडीशन लगा सकता है या बी अपनी लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी कोई कंडीशन लगा सकता है। वो कंडीशन इंडोर्समेंट बोलेंगे। सो इट इज ओपन टू द इंडोर्सर टू एनेक्स सम कंडीशन टू हिज ओनर लायबिलिटी ऑन द इंडोर्समेंट। जो ओनर की लायबिलिटी है उसके ऊपर कोई भी कंडीशन लगा सकता है कि भाई ओनर की लायबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी ये नहीं है, ऐसी कंडीशन लगा दी, ठीक है, कि आप मेरे ऊपर ये नहीं कर सकते, मैं इससे फ्री हूं। तो ओनर की लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी वो कंडीशन लगा देगा, उसे कंडीशन इंडोर्समेंट बोलेगी। सो इंडोर्समेंट वेयर द इंडोर्सी इंडोर्सर लिमिट, इंडोर्सर आएगा ये कि इंडोर्सर जाने को था ना कि अपनी लायबिलिटी से वो लिमिट कर सकता है या कम कर सकता है बाय पुटिंग सम कंडीशन इन द, कुछ अपनी लायबिलिटीज को बढ़ा सकता है या कम करवा सकता है उस कंडीशन से, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा कंडीशन इंडोर्समेंट, ठीक है। सो कोई भी कंडीशन इंडोर्स कर सकता है वो। तो कंडीशन जो है तो वो कंडीशन प्रेसिडेंट भी हो सकती है और सब्सिक्वेंट भी हो सकती है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है क्या है कि जब इंडोर्समेंट अगर आपने करी और उसमें यह कह दिया कि अमाउंट आपको तभी मिलेगी अगर आप मेजोरिटी एज में हो जाओगे। मान लो कि जिसको आपने इंडोर्समेंट करी सी था, वो 18 साल से नीचे था, 18 साल का नहीं था अभी, तो 18 साल का एज का नहीं था, तो वो मेजोरिटी में नहीं था, उसे माइनर बोला जाएगा। तो वो माइनर था। अब आपने इसको इंडोर्समेंट कर दी तो आपने कहा कि देखो भैया आपको पैसा तभी मिलेगा, बी ने ये कहा आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप 18 साल के हो जाओगे। तो कंडीशन लगा दी ना, तो इसे बोला जाएगा कंडीशन प्रेसिडेंट। ये पहले से ही कंडीशन लगा दी कि पहले ये होगा तो ही आप पेमेंट मिलेगी, पहले ये होगा, तो पहले होगा उसे बोलते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। बाकी सब क्या बन जाएगा, कंडीशन सब्सिक्वेंट। इसको इसलिए कभी देखो, जब हम कंडीशन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी नेगोशिएबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे इफेक्ट नहीं होता। यानी कि इंस्ट्रूमेंट तो आप नेगोशिएबल किसी को भी कर सकते हो, कोई भी इसका होल्डर बन सकता है। तो इसलिए इसी को क्वालिफाइड इंडोर्समेंट बोलते हैं कि एक सही है इंडोर्समेंट, कोई गलत बात नहीं है। आप अगर कंडीशन लगा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो क्वालिफाइड इंडोर्समेंट भी इसलिए बोलते हैं। ये नेगोशिएबिलिटी में तब भी है, ठीक है। तो अब इंडोर्समेंट जो कंडीशनल और क्वालिफाइड होती है, ये कितने फॉर्म की हो सकती है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले आपको ये बात समझ में आ गई कंडीशन इंडोर्समेंट क्या है, जहां पर इंडोर्सर अपनी कोई लायबिलिटी को छुपा देगा या लिमिट कर देगा कुछ कंडीशन लगा के, तो उसे क्या बोला जाएगा, कंडीशन इंडोर्समेंट, ठीक है। और अपनी ओनर की लायबिलिटी से रिलेटेड कोई कंडीशन लगा देगा, क्योंकि अपनी लायबिलिटी छुपा रहा है लेकिन ओनर की लायबिलिटी रिलेटेड भी कंडीशन लगी ना। मान लो अपनी लायबिलिटी कह दे कि मेरी लायबिलिटी इस चीज की नहीं है, वो ओनर की है, तो ऐसे कंडीशन बोलते हैं। तो पहले उसमें होता है सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट। सेंस रिकोर्स को हम विदाउट रिकोर्स भी बोलते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो कि ए ने, वही चीज दोबारा एग्जांपल वही लेते हैं ना, ए ने पैसे देने थे बी को, ठीक है, और बी ने आगे इंडोर्स कर दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को सी को। अब बी ने इंडोर्स करते हुए, ये क्या बोला जाएगा, इंडोर्स,
और ये क्या बोला जाएगा, एंडोर्सी। अब बी ने आगे एंडोर्स करते हुए कंडीशन लगा दी कि देखो भैया ऐसा है सी बाबू, मेरे ऊपर ये लायबिलिटी नहीं है कि अगर ये पेमेंट आपको नहीं मिली, नॉन पेमेंट या कह सकते हैं डिसऑनर हो गया, अगर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपको दे रहा हो अगर वो डिसऑनर हो जाता है, जैसे कि आपको मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, अगर वो डिसऑनर हो गया, मतलब कि बैंक ने रिफ्यूज कर दिया, पैसे उसके अकाउंट में नहीं है एक एक, तो भैया मेरे ऊपर आप केस ना कर देना, मेरे को ना कह देना कि पैसे दो मेरे को, मैंने आपको सिर्फ इंडोर्स किया है, एक्चुअल में पैसे ए से लेने आपने, मेरे से ना नहीं लेना। तो मेरे ऊपर ये लायबिलिटी नहीं है कि भैया मेरे ऊपर आप कह दो कि बाद में कि पैसे नहीं मिले, बिल डिसऑनर हो गया तो भैया पैसे दो, इसलिए आपने मैंने पहले लिख दिया, मैंने सेंस रिकोर्स लिख दिया, यानी कि मेरे ऊपर लायबिलिटी नहीं है अगर डिसऑनर हो जाता है कोई इंस्ट्रूमेंट। तो पैसे लेने का, जो पैसे लेने किससे आपने लेने, ए से लेने हैं, तो ए को कहना, मेरे को ना कहना, तो इसे क्या बोला जाएगा, सेंस रिकोर्स इंडोर्समेंट। तो अगर इंडोर्सर अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जो वो नेगोशिएट कर एंडोर्स कर रहा था, अपने एक वर्ड लिख दिया सेंस रिकोर्स, तो वो अपनी लायबिलिटी से एक्सक्लूड हो जाएगा, किसकी, अगर कोई डिसऑनर हो जाता है। अगर उसने लिख दिया पे टू ए और ऑर्डर, साथ में ये लिख दिया सेंस रिकोर्स, इसका मतलब क्या हो गया, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड, द सब्सिक्वेंट होल्डर और द इंडोर्सी, जो इंडोर्सी है, कैन नॉट लुक टू इंडोर्सर फॉर पेमेंट, वो पेमेंट के लिए सी जो है वो पेमेंट के लिए बी को नहीं कह सकता फिर, ठीक है ना। वैसे भी वो कह नहीं सकता क्योंकि पैसे तो एक्चुअल में ए से लेने हैं, लेकिन अगर वो कहेगा तो वो कहेगा कि देखो भैया कंडीशन पहले लिखा रखी है सेंस रिकोर्स, तो केस नहीं कर सकता सी ए बी के ऊपर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज होता है एजेंट, जो एजेंट काम कर रहे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर कोई एजेंट किसी प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, तो एजेंट की लायबिलिटी नहीं है पेमेंट देने की, किसकी है, प्रिंसिपल की है। तो एजेंट अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे साइन कर रहा होता है, जैसे कि चेक पे साइन कर रहा है, ठीक है, अगर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उस पर साइन कर रहा है, या कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज काट के दे रहा है किसी को और इंडोर्स कर रहा है अगर, तो वो साथ में सेंस रिकोर्स लगा देता है, क्योंकि भैया पेमेंट एक्चुअली पे एजेंट से नहीं लेनी, प्रिंसिपल से लेनी है। तो कल को कोई एजेंट पे केस ना कर दे, इसलिए ये लगा देते हैं। ऐसे डायरेक्टर होते हैं कंपनी के डायरेक्टर कंपनी के लिए काम करते हैं, तो पेमेंट कंपनी को देनी है, डायरेक्टर नहीं देनी, पेमेंट तो कंपनी ने देनी है। तो डायरेक्टर क्या करते हैं, कोई भी अगर इंडोर्स कर रखा होता है, कोई भी किसी को इंडोर्स करना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो साथ में सेंस रिकोर्स वर्ड लगा देते हैं, क्योंकि पेमेंट कल को कोई डायरेक्टर से ना कह दे लाने के लिए, ठीक है, पेमेंट तो कंपनी से ही मांगनी पड़ेगी, डायरेक्टर से ना कह दे कोई, समझ गए ना बात को। तो ये चीज होती है। लेकिन इसमें एक और चीज आती है कि अगर कोई इंडोर्सर अपनी लायबिलिटी से एक्सक्लूड कर देता है और सेंस रिकॉर्ड लगा देता है, लेकिन उसके बाद अगर उसके बाद दोबारा से होल्डर बन जाता है वो इंडोर्समेंट का, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट, मान ये एग्जांपल्स आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपको मान लो ए एक होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का, और उसने आगे इंडोर्स करा बी को, और वर्ड क्या लगा दिया, सेंस रिकोर्स, यानी कि अब ए के ऊपर लायबिलिटी नहीं है पैसा देने की। आगे फिर बी ने इंडोर्स कर दिया दोबारा से सी को, उसने इंस्ट्रूमेंट को, और सी ने वापसी इंडोर्स कर दिया ए को, यानी कि सी ने वापसी वो पैसा दे दिया ए को, सॉरी इंस्ट्रूमेंट दे दिया ए को। तो अब वो कह रहा है कि अब ए के पास ये राइट है कि वो जितने भी इंडोर्सर है बी और सी जिन्होंने सेंस रिकॉर्ड नहीं लिखा था, उनसे वो पैसा ले सकता है, उनसे वो पैसा ले सकता है। सो जैसे कि अगर ए ने, जैसे कि आपने ट्रांसफर करा बी को, बी ने इंडोर्स कर दिया सी को, और सी ने वापसी इंडोर्स कर दिया ए को, तो ए कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बिल फ्रॉम बी एंड सी, क्योंकि बी और सी ने सेंस रिकॉर्ड नहीं लिखा था। तो अब बी और सी पैसे देने के लायबल बन जाएंगे अपने आप, क्योंकि भैया होल्डर कौन हो गया, दोबारा से ए बन गया होल्डर। तो अब बी और सी से वो बिल आया है, इसलिए बी और सी अपने आप लायबल बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेंस रिकॉर्ड नहीं लिखा। अगर लिख देते हो सेंस रिकॉर्ड तो दोबारा बात ही लगती, लेकिन लिखा नहीं तो वो अब लायबल बनेंगे, ठीक है ना। तो सेंस रिकॉर्ड वर्ड लिखना इसलिए बहुत जरूरी है, तब तक आप वरना वरना फिर लायबल बन जाओगे आप, जैसे बी और सी बन गए। उसके बाद अगला होता है फैकुल्टेटिव इंडोर्समेंट। क्या होता है, फैकुल्टेटिव इंडोर्समेंट। देखो ये बढ़िया इंडोर्समेंट होता है। ये क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, इंडोर्सर अपनी लायबिलिटी को यहां पर बेसिकली बढ़ाता है, एक्सटेंड कर देता है, या अबंडेंस सम राइट, कुछ राइट को अबंडेंस कर देता है। तो जब कोई राइट उसकी हट गए तो उसे लायबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो वो लायबिलिटी को बढ़ाने का ये केस है। उसमें कम करने का केस था ये वाला सेंस रिकॉर्ड, ये बढ़ाने का है।
जैसे कि इसको एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि ए ने वो ए और बी से सी का एग्जांपल लेंगे। ए को पैसे देने से बी ने आगे इंडोर्स कर दिया सी को, तो बी को क्या बोला जाएगा? इंडोर्सर। बहुत बढ़िया, इंडोर्सर। और इसको क्या बोला जाएगा? इंडोर्सी। अब हुआ क्या, आपको पता है जैसे कि अगर कोई नोट डिसऑनर होता है, तो डिसऑनर होने के लिए ए को नोटिस भेजना पड़ता है बी। अगर मान लो कि कोई बिल है वो डिसऑनर होने वाला है, तो भैया ए को नोटिस भेजना पड़ेगा बी को, जो होल्डर होता है उसको नोटिस भेजना पड़ता है। तो नोटिस ऑफ डिसऑनर भेजना पड़ता है जो आपका मालिक है जिसको पैसे देने हैं। अगर वो डिसऑनर हो जाता है, वो डिसऑनर का नोटिस भेजना बहुत जरूरी है, वरना वो नहीं माना जाएगा डिसऑनर। ठीक है ना, डिसऑनर का नोटिस भेजना जरूरी है। तो ऐसे में इसमें बी को फिर आगे वो नोटिस ऑफ डिसऑनर पास करना पड़ता है सी को, वो आगे ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि जो होल्डर होता है उसको नोटिस ऑफ डिसऑनर मिलना चाहिए। तो बी को नोटिस ऑफ डिसऑनर एक्चुअली में सी को फिर देना पड़ता है। लेकिन अगर ये लगा देगा कंडीशन कि देखो भाई ऐसा है, जैसे पे ए और ऑर्डर लिखा और साथ में ये कंडीशन लगा दी कि नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड, यानी कि मैं आपको नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं दूंगा, तो फिर इसको बोला जाएगा फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। ठीक है, इसका फिर मतलब क्या हुआ? अगर वो नहीं देगा तो क्या होगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर वो नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं देगा तो फिर सी अपने आप लायक बन जाएगा पेमेंट को। सी अब ए बी से पैसे मांग सकता है। क्यों? क्योंकि नोटिस ऑफ डिसऑनर देना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं देता है, उसने अपनी लायबिलिटी से हट गया, वो राइट अपने हट गया, तो अपनी लायबिलिटी उसने बढ़ा दी, अपने आप एक्सटेंड कर दी है। क्योंकि अब सी को तो पता नहीं होता, सी को बताना जरूरी है कि डिसऑनर हो गया बिल, लेकिन अगर वो नहीं बताएगा कोई, तो सी के पास राइट है बी से पैसा लेने का। अब वो बी से कह सकता है कि भाई पैसा दो मुझे, डिसऑनर कैसे हो गया, आपने बताया कि नहीं? तो नोटिस ऑफ डिसऑनर अगर नहीं भेजते तो उसने अब सी बी से पैसा ले सकता है। तो इसीलिए इसी को फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट बोलते हैं। यहां पर अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहा है इंडोर्सर। ठीक है, पीछे वाले केस में वो अपनी लायबिलिटी से हट रहा था कि मैं पैसे नहीं दूंगा, और यहां पर अपनी लायबिलिटी उल्टा बढ़ा दी इसने कि मैं ही पैसे दूंगा, कि नोटिस ऑफ डिसऑनर मेरे मेरे बस का नहीं है, लेकिन मैं पैसे देने को तैयार हूं, लेकिन नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं दूंगा। तो ये चीज है। ठीक है, उसके बाद सेंस फ्राइज इंडोर्समेंट। सेंस फ्रेज इंडोर्समेंट क्या होता है? जहां पर इंडोर्सर इंडोर्सी को ये चाहता है कि वो कोई एक्सपेंस खर्च ना करे, वेयर द इंडोर्सर डज नॉट वांट टू द इंडोर्सी और एनी सब्सिक्वेंट होल्डर टू इंकर एनी एक्सपेंस ऑन हिज अकाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट उसने लिया उससे रिलेटेड कोई भी पैसा खर्च ना कर दे, तो उससे अगर उसने सेंस फ्राइज लगा दिया साथ में, तो उसे सेंस फ्राइज इंडोर्समेंट बोल देगा। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आपको ए ने पैसे देने बी को, ठीक है, और बी ने आगे इंडोर्स कर दिया सी को। अब सी के पास मान लो सी के पास वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया, ठीक है। अब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली उसके हाथ में ढंग से दिया नहीं। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेने के लिए वो गया कहीं पे मार्केट में, उसके पेट्रोल के पैसे खर्च हुए, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा खर्च हुआ, ठीक है। उससे रिलेटेड मान लो कोई लीगल स्टैंप ड्यूटी लगवानी थी या कुछ भी था, कोई फालतू के खर्चे करने थे इसके ऊपर। तो ऐसे केस में वो फालतू के खर्चे ना करे अपने जेब से सी, उसके लिए सेंस प्राइस एंडोर्समेंट होता है कि अपने जेब से पैसा ना खर्च करे, टू इनकर एनी एक्सपेंस ऑन हिज अकाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट। वो जेब से पैसा खर्च होगा ए से, मेरे से, सी से नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब खुद ही लायबल होगा। मतलब बी कह रहा है कि भाई आप अपने जेब से पैसा ना खर्च करना, वो पैसा मैं खर्च कर दूंगा। बी कह रहा है खुद, क्योंकि इंडोर अब होल्डर जो होता है वो ही पैसा खर्च करता है एक्चुअल में। लेकिन अगर बी ने कह दिया कि आप चिंता मत करो, आप ये ना पैसा खर्च करना है एडिशनल वाला, मैं करूंगा, या मान लो कि ए करेगा, लेकिन आप नहीं करोगे। तो जब ये सेंस प्राइस लगा दिया तो फिर वो सी, वो अपने जेब से पैसा खर्च नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फिर वापसी मिल जाएगा उसे। तो क्या बोलेंगे? सेंस प्राइस एंडोर्समेंट। ठीक है, इसको कहते हैं। नॉर्मली वो खर्चा बेसिकली बैंक से रिलेटेड हो सकता है। बैंक से अगर आपको लेना है तो उसका कोई चार्जेस अगर बैंक से काट रहा है, बैंक बोला उसका, तो वो वाले खर्चे की बात कर रहा है ज्यादातर ये। तो सेंस फ्रेज का मतलब ये होता है विदाउट एक्सपेंस, यानी कि आपको कोई एक्सपेंस खर्च करने की जरूरत नहीं है। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे होगा वो खर्चा आपको नहीं करना अपने खाते से, दैट इज कॉल्ड सेंस फ्रेज इंडोर्समेंट। ठीक है, तो ये नहीं चाहता जब इंडोर्सर, तो ये सब ये लगा सकता है उसके साथ। तो फिर सी अपने जेब से वो पैसा खर्च नहीं करेगा, वो बी को कहेगा कि भाई आप करो। ठीक है, समझ आ गई बात? फिर चौथा होता है लायबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन अ कंटीजेंसी। कोई कंटीजेंसी, कंटीजेंसी मतलब होता है कि लाइकली टू हैपन,
मतलब फ्यूचर में वो होगा कोई ऐसा इवेंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसे कंटीजेंसी बोलते हैं, यानी कि अनसर्टेन है कोई चीज, ठीक है, कोई चीज हो सकती है। वेयर एंडोर्सर मेक इस लायबिलिटी डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंट इवेंट, कुछ इवेंट फ्यूचर में होगा उसके ऊपर डिपेंड करती है कोई लायबिलिटी, तो उसे कंटीजेंसी बोलते हैं। और मेक्स द राइट्स ऑफ द इंडोर्सी टू रिसीव पेमेंट डिपेंड अपॉन कंटीजेंट, यानी कि मान लो कि बी ने इंडोर्स करा था सी को, अब सी को कह दिया उसने कि भाई आपको पैसा तभी मिलेगा जब ये इवेंट होगा, इवेंट जैसे जैसे कि मैरिज होगी, तो इसने साथ में ये लिख दिया पे ए और ऑर्डर ऑन इज मैरिज विद बी, मतलब जब मेरी शादी होगी तो ही पैसा मिलेगा आपको, तो अब क्या होगा भाई, या फिर उसकी शादी होगी ऑनर की तभी आपको पैसा मिलेगा ए से, तो ये दिक्कत आ गई ना फिर। सो इन सच अ केस द इंडोर्सर विल नॉट बी लायबल अंटिल द मैरिज टेक प्लेस, ठीक है। तो उसलिए वही वही कह रहा है कि बी फिर वही कह रहा है ना, जो इंडोर्सर है वो लायबल नहीं होगा पेमेंट के लिए जब तक कि वो इवेंट नहीं हो जाता। तो अगर इंडोर्सर ये बी है, ठीक है, और एक्चुअली में इंडोर्स कर रहा है बी, तो बी लायबल नहीं होगा सी, यानी कि सी पैसे नहीं मांग सकता बी से कि भैया सी, जब तक कि वो कंडीशन कंटीजेंट इवेंट नहीं होगा। एंड इफ द मैरिज बिकम इम्पॉसिबल, मान लो कि मैरिज का इवेंट था, वो मैरिज इम्पॉसिबल है, तो लायबिलिटी ऑफ द इंडोर्सर कम्स टू एन एंड, इंडोर्सर की लायबिलिटी वहीं खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कंडीशन अगर आपने कोई ऐसी लगा दी जो इवेंट पे डिपेंड करती है, तो जब इवेंट होगा तभी फिर बी से वो पैसा ले सकता है सी, वरना नहीं ले सकता, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है ये, तो वो चीज है कि बी से पैसा तभी लेगा सी, बी से पैसा तभी ले सकते हैं सी जब वो इवेंट होगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि सी को पैसा तभी मिलेगा जब वो इवेंट होगा, तो वही लिखा ना स्टार्टिंग में, देखो कि अगर बी से पैसे लेने थे तो वही लिखा हुआ है इंडोर्सर की लायबिलिटी तभी होगी जब वो इवेंट होगा, या फिर इंडोर्सी को पैसा तभी मिलेगा जब वो इवेंट होगा। तो ठीक है, अगर इंडोर्सर से पैसे लेने थे तो इंडोर्सर तभी देगा जब वो इवेंट होगा, या फिर जिससे भी पैसे लेने थे वो तभी पैसे ले सकता है फिर बंदा जब वो इवेंट होगा। अब इफेक्ट क्या होता है इंडोर्समेंट का, ये आगे अगर हम समझे तो वही चीज है ना, अगर हम कोई भी चीज इंडोर्समेंट करते हैं तो बंदे के बाद क्या इफेक्ट आता है, ये इफेक्ट आता है कि आप ट्रांसफर कर सकते हो प्रॉपर्टी को, जो भी इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है वो अपनी प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफर कर सकता है, इंडोर्सर अपनी इंडोर्सी को कर सकता है, कि कोई अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी थी तो वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है इंडोर्सर इंडोर्सी टू वेस्ट द लेटर इन द राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन, मतलब कि वही चीज है ना कि भैया आपके पास राइट आ जाता है नेगोशिएशन का, यानी कि आप फर्दर नेगोशिएशन कर सकते हो, ठीक है। टू वेस्ट यानी कि वेस्ट का मतलब होता है कि आपके पास वो राइट आ गया होल्ड करने का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होल्ड करने का, होल्डर बनने का, तो आप होल्डर बन सकते हो टू इन द लेटर ऑफ, यानी कि लेटर मतलब फ्यूचर में जब अगर आप आगे नेगोशिएशन करते हो तो जो आगे बंदा इंडोर्स और आगे और कर सकता है, आपने इंडोर्स करा किसी को वो आगे भी इंडोर्स कर सकता है। अ राइट टू सी ऑन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम अगेंस्ट ऑल अदर पार्टीज, अगर कोई बंदा इंडोर्समेंट आप कर रहे हो तो वो फिर जो होल्डर बन जाएगा इंडोर्सी होता है वो अपने नाम पे किसी और पार्टी पे केस फाइल कर सकता है। तो राइट टू सी ऑन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, अपने नाम से तो बाकी पार्टीज पे केस फाइल कर सकते हैं अगर पैसा नहीं मिला, सेक्शन 50 में ये बता रखा है, ठीक है। कैंसिलेशन इंडोर्समेंट कैसे होता है, कैंसिलेशन ऐसा होता है व्हेन द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडोर्सर डिस्ट्रॉय और इंपेयर द इंडोर्सर्स रेमेडी अगेंस्ट प्रायर पार्टी। क्या मतलब है इसका, मतलब कि मान लो कि बी ने सी को इंडोर्स करा और वही लिखा हुआ है कि सी ने बिना बता, सॉरी ये जो लिखा वही चीज जो सी ने बिना बताए बी को बिना बताए डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि खत्म कर दी इंडोर्सर की जो राइट है रेमेडी अगेंस्ट प्रायर पार्टी, यानी कि दूसरी पार्टी से रिलेटेड जो रेमेडी होती है कि भाई वो दूसरी पार्टी पे पैसा लेने का, वो खत्म कर दी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही खत्म कर दिया मान लो, तो फिर क्या होगा, मैंने बी को पैसा दूसरी पार्टी से मिलना है, फिर वो आगे बी सी को देगा, लेकिन अगर बी का राइट ही खत्म कर दिया वो वाला तो क्या होगा, इंडोर्सर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, फिर इंडोर्सर डिस्चार्ज हो जाएगा लायबिलिटी से कि वो जो बी को पैसे देने थे सी को वो नहीं देगा, फिर सेक्शन 40 में ये बता रखा है। तो इंडोर्सर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी टू द होल्डर टू द सेम एक्सटेंट एज इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन पेड एट मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी वो पैसा पे होना था तो उसी चीज का वो इंडोर्सर डिस्चार्ज हो जाएगा उस लायबिलिटी, क्योंकि अगर सी जानबूझ के वो राइट खत्म कर देगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा कि बी को पैसा मिल ही नहीं सकता, तो फिर दिक्कत आ जाएगी सी के लिए फिर, ठीक है ना, ऐसा होगा फिर। नेगोशिएशन बैक क्या होता है,
देखो नेगोशिएट बैक एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर इंडोर्सी दोबारा से पोजेशन में आ जाता है इंस्ट्रूमेंट के इन इज ओन राइट। मान लो कि जब बिल री इंडोर्स हो गया टू द प्रीवियस इंडोर्सर, वही चीजें हमने समझा था कि जैसे कि ए ने बी को करा इंडोर्स, बी ने सी को करा और सी ने वापसी ए को कर दिया। सो वेयर अ बिल इज री इंडोर्स टू अ प्रीवियस इंडोर्सर, दोबारा से री इंडोर्स हो गए प्रीवियस इंडोर्सर आ जाता है, ही हैज नो रेमेडी अगेंस्ट द इंटरमीडिएट पार्टी टू हुम ही वाज प्रीवियसली लायबल थ्रू ही मे फर्दर नेगोशिएट द बिल। क्या मतलब है इसका, ध्यान समझो। ये बेसिकली यहां पर ना इंडोर्सर आएगा, ये कि जब इंडोर्सर के बाद दोबारा से पोजीशन आ जाता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर दोबारा से पोजीशन आ गया तो वो जो बाकी पार्टी इसके लिए लायबल था, मतलब कि वो पेमेंट देने का, ही हैज नो रेमेडी अगेंस्ट द इंटरमीडिएट पार्टी टू हुम ही वाज प्रीवियसली लायबल। तब उसके बाद लायबिलिटी नहीं है कि वो पैसा देने का दूसरी पार्टी को, वो ही में फर्दर नेगोशिएट द बिल। ठीक है, तो इसलिए वो ये कह रहा है कि वो दोबारा से अब नेगोशिएट कर सकता है बिल को अगर उसके बाद आगे। लेकिन आपको पता ना कि अगर सेंस रिकोर्स लिखा होता, अगर ए ने सेंस रिकोर्स जिसे हमने पीछे समझा था, यहां पर अगर सेंस रिकोर्स लिख देगा इधर, तो फिर ए के बाद राइट है, वो बी और सी से पैसे मांग सकता है। बट यहां पर वो कह रहा है कि ऐसी इसमें में अगर नहीं लिखेगा फिर कोई राइट नहीं है। सो वेयर अ बिल रीइंडोर्स टू प्रीवियस इंडोर्सर ही हैज नो रेमेडी अगेंस्ट द इंटरमीडिएट पार्टी टू हुम ही वाज प्रीवियसली लायबल। वो प्रीवियसली लायबल था तो उसके बाद कोई रेमेडी नहीं है उसे उसके उन दोनों के खिलाफ, बी और सी के खिलाफ, कि पैसे मांगे। लेकिन अगर सेंस रिकोर्स लिख देगा तो मांग सकता है, लेकिन अगर नहीं लिखा तो फिर वो लायबिलिटी नहीं है, वो दोबारा से फिर नेगोशिएट कर सकता है, आगे ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, वो उसकी बात कर रहा है। सो आई होप ये सब चीजें अच्छे से आपको समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। ये आज की वीडियो में हमने ये सारा समझा, सेंस रिकोर्स, फैक्ल्टेटिव, सेंस फ्रेज, लायबिलिटी। ठीक है, और बाकी और वीडियो देखनी है आपको तो वीडियो को फिर आगे देखते रहिए, कमेंट करिए, जो भी टॉपिक वीडियो चाहते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तो बाय बाय, थैंक यू।